आपकी खिदमत में बात सलाम के अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी पिछले एक दो रोज़ में मेरे सामने दो क्लिप गुज़री। एक ट्रू चैनल ट्रू फरमान अमरोहा से जो हैं साहब वो चलाते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान लाइफ जो याहिया भाई चलाते हैं। ये याहिया है हमारे पुरानी दिल्ली से जर्नलिस्ट हैं। उसके ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों को मोमिनीन कराम की खिदमत में ये बात फिर एक बार दोहरा दूँ कि हमारी जो ये तहरीक है ये ख़राब सिस्टम के ख़िलाफ़ है। दूसरी ट्रांसपेरेंसी को लेकर है, और तीसरा राइट को लेकर है। और ये मामला जो आप देख रहे हैं कि इतना हाईलाइट हो रहा है या इसको इतना गरमाया जा रहा है और इसमें इतना झूठ सच का सहारा लिया जा रहा है, उसकी बेसिक वजह है 200 करोड़ रुपए का घपला। सबसे पहले मैं आपको मैं सवाल भी करना चाहता हूं, आपको बताना भी चाहता हूं कि आवाम को हमें इतना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। जब एक प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आती है तो उसमें कोई भी मैनेजिंग कमेटी या अंजुमन बनाने का इख्तियार भी दिल्ली वक्फ बोर्ड को ही है। ये आवाम के बीच में जो गलत भरम फैलाया जा रहा है या नाकाम कोशिश की जा रही है, हालांकि ये सब 5 जनवरी 2022 से पहले के गुजरे वक्त की बातें हैं, और अब इन बातों का फिज़िकली कोई अहमियत नहीं रह जाती है, लेकिन फिर भी आवाम तक मैसेज जाना भी चाहिए, आवाम को इसका इल्म भी होना चाहिए, क्योंकि हमें भी पहले इल्म नहीं था। जब इस मामले में पड़े तो आहिस्ता आहिस्ता हमें इसका इल्म हुआ। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आती है, दिल्ली वक्फ बोर्ड को ही यह हक़ हासिल है कमेटी बनाने का, अंजुमन बनाने का, कि देख रेख कौन करे, मुतवल्ली कौन हो। ये बार बार ये कंफ्यूज करते हैं कि अंजुमन हैदरी गज़ट है। मैं आपको पहले गज़ट के ताल्लुक से एक जवाब देता हूं कि 1995 वक्फ एक्ट जब लागू हुआ तो उससे पहले का जो वक्फ एक्ट था वो मनसूख हो जाता है। और गज़ट के मायने होते हैं किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन। गज़ट के ये कतई मायने नहीं होते हैं कि जो आवाम को बताने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऑफिसर हैं जो ए ग्रेड के ऑफिसर हैं, वो गज़टेड ऑफिसर कहलाते हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी होता है, और जब उनकी जिस जॉब में थे जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनका गज़ट ख़त्म हो जाता है, फिर वो उसके बाद गज़टेड ऑफिसर नहीं रहते हैं। इसी तरह अंजुमन हैदरी अगर गज़ट है वक्फ बोर्ड में, जबकि वो रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट में है, गज़ट वक्फ बोर्ड में, तो उसका गज़ट उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब दिल्ली वक्फ बोर्ड 5 जनवरी 2022 को अंजुमन हैदरी को सुपरसीड कर देता है और मैनेजिंग कमेटी तश्कील दे देता है। फिर भी मैं आपको जहां तक बहादुर का सवाल है, इसका एक बहुत ही पुराना फंडा है कि झूठ इतनी बार बोलो, इतनी बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे, और ये इसी फॉर्मूले पर काम करता है। और ये सब अब जग जाहिर है, बहुत दूर तक आवाम इस बात को समझ चुकी है। वैसे भी मैं आपको इतला के तौर पर बता रहा हूं, मेरी पर्सनल इतला है ये आप लोगों तक, कि इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ चुका है, ये डिप्रेशन में जा चुका है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है।
ज़रूरत इस बात की है कि इस बेचारे को इलाज कराया जाए इसका, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर। इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक मिसाल के तौर पर, इसने कहा कि मेरे दादा 8 गांवों के मालिक थे। अरे भाई, अगर तेरे दादा 8 गांवों के मालिक थे तो तेरे पापा डीटीसी में ड्राइविंग करते थे, पता ही है। और अगर तेरे दादा 8 गांव के मालिक थे तो दरगाह में बेसमेंट में तेरे पापा की फैमिली आगे क्यों रही थी? तेरी पैदाइश भी वहीं की है। तो इस तरह की जब इंसान बातें करने लगता है कि हमारे 8 गांव थे, हम ऐसे, तो बहुत बड़ा सादात का जमींदारा था, आज वो नहीं है। मुगल तो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे, हुकूमत थी उनकी। उनके बच्चों ने आफ्टर अंग्रेज, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चला गया यहां से, उसके बाद उनके बच्चों ने चाय बेची है, मजदूरियां की है, ठेले चलाए। तो ये क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है कौम में कि हमारे 8 गांव थे। अरे भैया, 8 गांव, अव्वल तो हमें पता ही नहीं 8 गांव कहां से थे, लेकिन अगर थे तो कौम को यह भी बताओ कि तुम्हारे पापा डीटीसी में ड्राइविंग करते थे, तुम्हारे पापा अंजुमन हैदरी की किराएदारी में दरगाह शाह मर्दा में रहते थे। 400 रुपये किराया जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने अंजुमन के लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहा, रोकर, ऐसे 10 लोग अभी मौजूद हैं, मुझसे बड़े हैं वो उम्र में, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इतना किराया नहीं दे सकता, 400 रुपये। तुम्हारी पैदाइश दरगाह में हुई है, कब से पैसे वाले हो गए भाई? और आज तुम वक्फ को बचाने की मुहिम चलाते हो, बकौल फरमान मियाँ के, कि आपने एक वक्फ बचाओ मुहिम चलाई। तो फरमान मियाँ को मैं इसी अपने जवाब के जरिए बताना चाहता हूं कि ये वो शख्स हैं जिनके घराने पर, मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा हूं, अभी भी लिहाज में हूं मैं, कि जिनके घराने पर अब्दुल्लापुर में 3 औकाफ बेचने की 3 FIR चल रही हैं, और इन्हीं की फैमिली के लोग 45 दिन जेल में रहकर आए हैं। और जिसके दादा 8 गांव के मालिक थे ना, वो आज भी दरगाह के शाह मर्दा बेसमेंट में रहता है, बहादुर का बड़ा भाई। अब सवाल यह पैदा होता है कि बहादुर बहुत पैसे वाला है भाई। अभी 2008 में उसके पास मर्सिडीज या BMW थी। तो मैं आपसे ये पूछ, और एक जोरबाग में दुकान है। तो मैं पहले BMW के ताल्लुक से बता दूं कि 2008 में जिसके पास BMW होती है, वो 2010 में मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं करता है खोखे पे खड़ा होकर। और जिस जोरबाग की बात की जा रही है ना कि मेरी जोरबाग में दुकान थी, वो जोरबाग में तह बाजारी की एक खोका है, और वो इसके नाम नहीं है, उसके हमारे पास सबूत मौजूद है। उस खोके, वो खोका है, दुकान नहीं है जोरबाग में, MCD का अलॉटेड तय बाजारी का खोका है, वो भी इसके नाम नहीं है, वो किसी और का है। और जो भी इससे एतराज रखता हो, इख्तिलाफ रखता हो, वो मुझसे आके उसके प्रूफ ले सकता है। उसका बिजली का बिल किस नाम से आता है, वो किसके नाम से अलॉटेड है, अभी उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है, और मजीद आपको पता चलेगा कि वो कहां जा रहा है। कुछ बातें जैसे बताया गया कि नैयर अली तकवी बहुत पैसे वाले हैं, जो मैंने अपनी क्लिप में कहा था कि ये लोग इसलिए इसके साथ हैं कि ये अंजुमन के पैसे को इस्तेमाल करते हैं। तो नैयर अली तकवी साहब से पूछिएगा कि उनके जो बैंक के मामलात हैं वो क्या है। उनका ओखला विहार से नोएडा जाना, नोएडा के मकान के मामलात अभी क्या क्या हुए, देखिए हम किसी के फिर बार बार कह रहे हैं कि हम पर्सनली नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर हमसे पर्सनल हुआ जाएगा तो फिर वो फाइलें खुलेंगी आपकी जो कभी बंद नहीं होंगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक शहजाद साहब हैं, वो बड़े पैसे वाले हैं, तो मैं उसके शहजाद के बारे में बता दूं कि वो अपने ससुर अली हैदर भाई की कोठी पर काबिज है जाफराबाद में। ये कहते हैं कि रईस अब्बास बहुत पैसे वाले हैं, हॉवल कंपनी है उनकी। पहले ये मालूम कीजिए हॉवल कंपनी किसकी है, और वो जो ताज इनकलेव में जो फ्लैट मिला हुआ है वो ससुराल की तरफ से है। और वो जो हमारी भाभी है ना, नईम फातिमा, रईस अब्बास साहब की दुल्हन, वो ऐसे पहले बहन लगती है मेरी, वो खुद जॉब में है, रईस अब्बास कोई जॉब में नहीं है। और वो जो रईस अब्बास मिलिट्री को पैराशूट
और जहाज और हेलीकॉप्टर बेचते, क्या क्या बोला है उन्होंने अपने उसमें। तो आप जाके देखिएगा कि आज़ाद मार्केट कसाबपुरा के पास एक ऑफिस है, जो कभी फ्लैट हुआ करता था, 2 रूम सेट था, उसमें एक ऑफिस है। वहाँ पर वो क्या करते हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर, मुझे किसी के कारोबार से या किसी के लेने देने से कोई कोई मसला नहीं है कि कोई कितना अमीर है कितना अमीर नहीं है। और एक हैरत की बात मैं आपको बताता हूँ, अभी इसने ये कहा कि पूरी कौम मेरे साथ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसे 4 आदमियों के अलावा 5वें का तो नाम याद नहीं है। एक नैयर नाम याद है, एक रईस अब्बास नाम याद है, एक शहजाद नाम याद है, एक हसन मियाँ नाम याद है। अगर ये एक सांस के अंदर 20 नाम सुना दे अंजुमन हैदरी के, नकली अंजुमन हैदरी ऑफिस बेयरर्स के, तो मैं मान जाऊंगा इसको पता है। असल में पैसे वाले तो हैं अली ज़हीन, सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। असल में पैसे वाले तो जो और मेम्बरान से, मुझे उनके नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, मैं वो लिस्ट देखकर बताऊंगा। जिन लोगों को, जो लोग असल पैसे वाले, उनको तो नाम भी नहीं आ रहा है सामने। ये 4-5 नाम आ रहे हैं। अगर भैया अगर इनको तुम पैसे वाला कहते हो, अगर इनको ये कहते हो कि ये बहुत पैसे वाले हैं, तो फिर तुम भी कैसे पैसे वाले हो ये भी समझ में आ रहा है हमारे। और जो आप बता रहे हो ना कि मेरे बहुत सारे किराए आते हैं, मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बेनामी संपत्तियां हैं, और मेरे पास BMW है, और मैं आज जो दरगाह में रहने वाले लोग हैं उनको अपने ज़ाती पॉकेट से मकान दे सकता हूँ, ये सब फर्जीवाड़ा बंद करो। अगर ये सब कुछ सच होता, अगर तुम वाकई पैसे वाले होते, हालांकि मेरी अपनी ज़िंदगी में माँ नाम का बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, लेकिन मैं बहादुर के ताल्लुक से जिक्र करना चाहता हूँ कि अगर वाकई बहादुर के दादा 8 गांवों के मालिक थे, तो पूछा जाए इनसे कि इनकी वालदा कपड़े सीती थी। पूछो इनके भाई से कि वो रोज़गार के लिए कैसे दर दर भटक रहा है। सन 2022 में भी वो दरगाह के बेसमेंट के मकान में रह रहा है, जिसका सरेंडर लेटर बकौल बहादुर के जफर अब्बास साहब दे चुके हैं। ये पर्सनल की तरफ बात है, ये हमारा दिल दुखता है, हमारी किरदार कशी की जाती है तो हम पर्सनल होते हैं। जैसे कि बताया गया कि सदर मोहतरम जनाब अजहर रज़ा ज़ैदी साहब के ऊपर 500 करोड़ रुपए के घोटाले चल रहे हैं। मैं सदर मोहतरम की हिमायत नहीं ले रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट ज़फ़रयाब हुसैन साहब के ऊपर गबन के और चीटिंग के और पता नहीं क्या क्या, और ख़ुद सरफराज के ऊपर सरफराज का हवाले का काम है। तो मेरे भाई, जब तक किसी बात की तस्दीक ना हो जाए, किसी की किरदार कशी नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके, अगर ये सब कुछ हमारा चल रहा है तो ये हमारा पर्सनल है, हमने माले इमाम नहीं खाया है। अगरचे ये बात सही है और आप साबित कर सकते हो, जो हम पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये सच है, तब भी हमने माले इमाम नहीं खाया है। तुम जितना पैसे वाला अपने आप को बता रहे हो, साबित है कि तुमने माले इमाम खाया है। और ये लड़ाई ही, ये तहरीक ही गासिब माले इमाम और मुहाफिज माले इमाम के बीच में है। ये इनकम टैक्स के बीच में नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के बीच में नहीं है, ये हवाला के बीच में नहीं है, ये कारोबार के बीच में नहीं है। मैं कूचा पंडत में तकरीबन 100 साल से रहता हूँ। मेरे जद, मेरे दादा, मेरे पापा, मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे। वहाँ जाके पूछिए, देखिए एक्चुअल में है क्या। हमारी जो ये तहरीक शुरू हुई, इसका जो बेसिक था वो ये था कि फेयर इलेक्शन हो। इसका बेसिक था कि ट्रांसपेरेंसी हो। इसका बेसिक था राइट। और आज 2019 से लेकर 2022, 3 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे ये सवाल अपनी जगह खड़े। बार बार कौम को तरह तरह से उनका कौम का मिजाज डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन कभी हमारे इन 3 सवालों के जवाब नहीं आए। कभी इलेक्शन की बात नहीं होती है। 2013, 2016, 2010 उन इलेक्शंस का क्या हाल हुआ, उनके क्या आपके पास शवाहिद मौजूद हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं आती है
कि ये करोड़ों रुपया जो आया ये कहाँ गया। और राइट की बात आती है, जो 2700 मेंबर बनाए गए उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई। कभी इस तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं है कि एक्चुअल में जब ये 2019 में तहरीक शुरू हुई तो इसके बेसिक क्या थे। इसके बेसिक ही ये थे कि फेयर इलेक्शन कराया जाए, शफाफियत होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए, किसी की इजारादारी नहीं होनी चाहिए कि हम लाइफ टाइम काउंसलर बन गए। मेरी एक बात समझ से परे है, बल्कि मैं तो कहूँगा शायद मेरी किसी दुआ का असर है कि बहादुर थोड़ा सा ईमान ले आया वक्फ एक्ट पर। आज वो ये कहता है कि हम वक्फ एक्ट को फॉलो करेंगे। कल तक तो वो ये कह रहा था कि वक्फ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है वक्फ से। आज वो दुहाई देता हुआ दिखाई दे रहा है क्लिपों पर ऑन कैमरा कि हम वक्फ एक्ट को फॉलो करेंगे, जो वक्फ एक्ट है हम उसको मानेंगे। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो समझ में आई, लेकिन मानने और ना मानने का अब सवाल ही नहीं होता क्योंकि वो वक्त निकल चुका। आवाम के साथ जो हक तलफी हुई उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, बात को बार बार डाइवर्ट किया जाता है। कभी कौम को यूनिवर्सिटी की टॉफी दे दी जाती है, कभी कौम को मौला हुसैन के रोजा बनाने की टॉफी दे दी जाती है, दरगाह में तामीराती कामों का जिक्र होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दरगाह में कौन से तामीराती काम हुए। देखिए, वहां टीन शेड एक हमारे जानकार हैं अब्बास साहब, ये उन्होंने बनवाया। टॉयलेट ब्लॉक ये कश्मीरी मोमिनीन ने बनवाया। जिन आप एयर कंडीशंस की बात करते हो कि हम बारादरी को, कदम शरीफ को एयर कंडीशन कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, कबाड़ में से उठाकर लाए गए एयर कंडीशन और शीशे वहां लगाए गए हैं। और देखिए, किसी भी इतनी बड़ी दरगाह में, अंजुमन में, किसी भी मैनेजिंग कमेटी में, किसी भी ट्रस्ट में जब कुछ खरीदा जाता है तो उसका पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसका टेंडर होता है, उसके बिल्स लिए जाते हैं। वो अकाउंट्स में आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कभी हुए ही नहीं। अभी क्लिप के जरिए मुझे दिखाई दिया कि करबला में ईंटों का फर्श बनाया जा रहा है, मोमिनीन के पैरों में कंकरियां लगती थी। इसको पहली बार समझ में आया कि 12 साल में 12 मरतबा चहलुम हुआ, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस हुए, 12 रोजे आशूर गुजर चुके, और 12 साल में इसकी पहली बार इसको समझ में आया कि अज़ादारान इमाम हुसैन के पैरों में कंकरियां लगती हैं। एक्चुअल में ये है नहीं, यह अज़ादारान इमाम हुसैन के पैरों की कंकरियां दूर नहीं की जा रही हैं। देखिए, 2 हिस्सों में बांट दीजिए इसको भी आप, एक दरगाह शाह मर्दा और एक करबला। करबला में एक्चुअल इनकी दुकान चल रही है, इसलिए उसको सजाया संवारा जाता है। करबला के बिल्कुल बगल में जो कनाती मस्जिद है, आप देखिए उसका हश्र क्या है। हमारे कहने के बाद उसका शेड सही हुआ है। आप जिस वक्त करबला में आएंगे और नर्सरी वाले गेट से घुसेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी 3 स्टार होटल में आ रहे हैं। और अगर उससे चंद कदम के फासले पर आप आएंगे, जो सीढ़ियों वाला दरवाजा है, वहां पर एक बल्ब तक नहीं टंगा हुआ है। फिर घूमकर जब आप वापस आएंगे बीके दत्त कॉलोनी के अंदर कनाती मस्जिद वाले गेट की साइड से, तो आपको वहां पर एक चिराग जला हुआ नहीं मिलेगा। कनाती मस्जिद में कोई चिराग नहीं जलता है। अगर आप नर्सरी के तरक्की को तरक्की कह रहे हैं तो वो आपकी दुकान है भाई। वहां पर आपके पार्टनर 40-40 लग्जरी गाड़ियों का सौदा करते हैं, खड़ी रहती है वहां पर गाड़ियां, वहां पर गाड़ियों की सर्विस होती है। वहां पर आपके पार्टनर्स आकर बिजनेस करते हैं, इसलिए उस कोने को चमकाया गया है। कनाती मस्जिद का क्या हाशर है? तरक्याती काम कहां हुए? कौन से तरक्याती कामों की बात कर रहा है भाई? तरक्की सिर्फ उस कोने में की गई है जहां से तुम्हारी दुकान चल रही है। और ये 2 हिस्से हो गए। मैंने एक दरगाह के बारे में बता दिया आपको,
और एक करबला के बारे में बता दिया। अभी मैं मुकदमों के बारे में बताता हूँ आपको। अभी हम कुछ चीज़ें इस वजह से आप लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं कि उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। सिर्फ इशारतन बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारा खसरा नंबर 26, खसरा नंबर 27, खसरा नंबर 28, सिर्फ इशारा दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसको ओपनली ला रहे हैं, हमारे अगेंस्ट जा रही है बात। इसका क्या हशर हुआ है इससे पूछिएगा, इससे पूछिएगा कि जिस पार्क में आज बैरिकेड लगा हुआ है उसका क्या स्टेटस है। इससे पूछिएगा कि जो दरगाह के आगे 2 पार्क हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, एनडीएमसी के रिकॉर्ड में इस वक्त उनका क्या स्टेटस चल रहा है। ये जिस डीडीए को इलीगल नोटिस की बात कर रहा है ना, दरअसल इसने कनाती मस्जिद के नाम पर अपना घर बनाया था और वो मुकदमा लगा था 10-12 लोगों पर, और कनाती मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हुई थी वहां, लेकिन एक्चुअल में वो कनाती मस्जिद की कंस्ट्रक्शन नहीं थी, वो इसके घर में चल रही थी। लेकिन हम मुकदमों की तफसील इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये दरगाह के हक में नहीं है। अभी हम इनकी तफसील आपको यूं नहीं बता रहे हैं कि जब तक हम उनकी पैरवी ना कर लें, जब तक उनको ठीक ना कर लें, या जब तक उनको फेस ना कर लें, वो हम आवाम के या आप किसी के भी सामने नहीं लाना चाहते। जब हम पोजीशन लेंगे, जब हम उन मुकदमों की पैरवी करेंगे, आपको एक एक मुकदमा नंबर के साथ बताएंगे कि एक्चुअल में जो दरगाह की प्रॉपर्टी है, जो 55 बीघा तकरीबन बनती है, उसका हश्र क्या है इस वक्त, नक्कार खाना कहाँ पर अटका हुआ है, पीछे के पार्क की बाउंड्री कहाँ अटकी हुई है। आवाम को ये नहीं बताया जा रहा है। आवाम को जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वहां से तुम कारोबार कर रहे हो। और हाँ, एक बात मुझे अभी नर्सरी के ताल्लुक से याद आई जो मैं आपको शेयर करता चलूं। इसने ये कहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि मरजाए कराम ने फतवा दिया कि करबला में नर्सरी चलाना हराम है। मैंने कभी मरजाए कराम का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं नाम को, क्योंकि जब मुकदमा डला तब तो मैं अंजुमन में था भी नहीं, और 2011-12 में मैंने अंजुमन छोड़ दी थी। इसी दौरान जब साल 6 महीना 1.5 साल में अंजुमन का हिस्सा रहा, मुकदमा मुझसे पहले डल चुका था और मेरे जाने के बाद ख़त्म हुआ या मेरे सामने ख़त्म हुआ। इसका मतलब जब वो केस फाइल किया गया, वो सूट फाइल किया गया, उस वक्त में अंजुमन का हिस्सा नहीं था। लेकिन मुझे बहादुर के जरिए पता चला कि दरगाह में नर्सरी चलाना, कमर्शियल एक्टिविटीज हराम है, और इसके हमारे पास मरजाए कराम के फतवे हैं। उस बात को दोहराया मैंने। और अगर वो दोनों ही बातें सही और गलत कर दी जाती हैं, दोनों बातों को अलग अलग रख दीजिए। जो बहादुर ने मुझसे कहा, मैं आवाम के सामने लाया। आज भी हम उसी सिचुएशन पर खड़े हैं कि उसमें हराम क्या है और हलाल क्या है, इसका आप आज भी फैसला करवा लीजिए। अगर वहां नर्सरी चलती है तो मेरी जात पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर वहां नर्सरी नहीं चलती है तो मेरी जात पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसका असर पड़ता है अंजुमन, उसका असर पड़ता है दरगाह के अकाउंट्स पर। उसमें मेरा क्या ज़ाती फ़ायदा है, नुकसान है? मुझे हराम या हलाल कहने की क्या ज़रूरत है? मैं तो वो कह रहा हूं जो तुमने हमें बताया था। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह को जब हम किराए पर देते हैं और जब हम उस जगह को खाली करवाते हैं तो उसका रीज़न बताना पड़ता है कोर्ट को। मेरा अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए, बोनोफाइड में जाने के लिए, मुझे अपनी बोनोफाइड रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती है। आप हाई कोर्ट में वो एफिडेविट देखिए जो इनकी तरफ से लगा हुआ है, उसमें मैं कहां से मरजाए कराम का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। दरअसल ये मरजाए कराम का, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम होते हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं, ये उनका नाम ले लेकर एक हवा खड़ा कर रहा है, एक तूफान खड़ा कर रहा है। जैसे कि इसने मौलानाओं को यूज किया है अभी तक। तो मेरे भाई, मैंने कभी कोई फतवा नहीं दिया है। फतवे का वो नहीं कहा है कि मुझे फतवा दिया है किसी मर्जा ने या मैंने किसी मर्जा से फतवा लिया है। ये बात तुम्हारी बताई हुई है, जिसके ऊपर तुमने ये कहा है कि इसी बेस पर हम ये मुकदमा जीतेंगे और नर्सरी खाली होगी। तो आप अपनी की हुई चीज़ों को हमारी तरफ क्यों लाते हैं? दूसरी बात, जैसे कि आप ये कहते हैं कि मैंने बाउंड्री रोकी इसलिए कि मुझे 25 फीट जगह पीछे चाहिए थी, तो उसके लिए मुझे गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, शहादत की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन वो बाउंड्री रोकी गई, मैं भी दरगाह में मौजूद था। आपने हसन मियाँ, जो आज आपकी अंजुमन का हिस्सा है, आपने वो उस वक्त ऑन ड्यूटी थे, वो अंजुमन का हिस्सा नहीं थे, आपने उनको गालियां देकर भगाया वहां से। बट मैं उनकी गैरत पर हैरत करता हूं कि वो आज भी उसी अंजुमन का हिस्सा है। वो बताएंगे कि बाउंड्री क्यों रुकी।
क्या मकासद थे तुम्हारे रुकने के, और आज तक 12-10 साल में हम उस पर बैकफुट पर हैं। यानी कि जो कल तक हम वो पार्क यूज़ करते थे, हमारी मिल्कियत था, हमारे पास हमारे मिल्कियत है भी वो आज भी, और इंशाअल्लाह रहमान हम पैरवी करेंगे उसकी, वो आज बैरिकेड क्या उसमें है। ये आप कौम को नहीं बता रहे हैं। आप कौम को ये बता रहे हैं कि आपने छोटी करबला आज़ाद करवाई, आपने आज़ाद करवाई। आप देखिए कि जिस दिन बाहर जो वहाँ पर एक मकबरा है, ऑन रोड हमने एहतजाज किया, जिसमें शबाब हैदर, जिसमें दानिश साहब जो काउंसलर हैं ओखला से कांग्रेस पार्टी के, जिसमें छब्बन साहब, और जिसमें आमिर रज़ा साहब, जिसमें आमिर रज़ा साहब की ज़ौजा, जिसमें शबाब हैदर, जिसमें सरफराज हुसैन, जिसमें मुशीर अली मिर्ज़ा, बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। शबाब हैदर तो उसमें बस के नीचे आते आते बचे थे। ये कोई ख़ास बताने की बात नहीं है, ये बताने की बात ये कि वो तहरीक में कौन कौन लोग थे जब दरगाह की चाबी आई। और जहाँ तक छोटी करबला में नौचंदी जुमेरात शुरू कराने का सवाल है, तो नौचंदी जुमेरात का प्रोग्राम शुरू कराने वाले ही तो हम हैं, तुम भी हो उसमें, लेकिन तुम बैकडोर से घुसे हुए हो। हम उस वक्त की नकली अंजुमन के मेंबर थे अनजाने में, लेकिन ये क्रेडिट लेने हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्रेडिट लेने की। ये सब 5 जनवरी 2022 से पहले की बातें हैं। लेकिन आवाम के बीच में जो तुम तासुर दे रहे हो कि ये जगह तुमने खाली कराई है, तुमने कनाती मस्जिद की तहरीक में कौन था? हम नहीं थे, हमने अजान दी है तहरीक में, जो लोग बंद हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या बताते हो आप कि मेरा भाई 3 बार जेल गया है। मैं पूछना चाहता हूं तुम कितनी बार जेल गए हो बहादुर मियां? दरअसल तुम आदमियों की पीटी उषा हो, तुम भाग जाते हो वहां से, ये तुम्हारा रिकॉर्ड रहा है। कभी नहीं पकड़े गए तुम, कभी जेल नहीं गए तुम, तो वहां से जब भी पकड़ने का वक्त आता है वहां से राय फरार इख्तियार करते हो। पकड़े जाते थे वो लोग जिनको तुम मजलिस के नाम पर लाकर एहतजाज करवाया करते थे। मजलिस, उनको झूठे बातें करके उनको वहां लाया जाता था, दरगाह में उनको जोरबाग लाया जाता था, बीके दत्त कॉलोनी में लाया जाता था, फिर वहां उनसे नारे लगवाए जाते थे, फिर उन पर लाठी चार्ज होते थे, फिर वहां पथराव होता था, फिर पुलिस उन पर मुकदमे लगाया करती थी। तुम्हारे तो उन मुकदमों में नाम है, सिर्फ पकड़े थोड़ी गए हो तुम। पिटे और लोग हैं, दांत टूटे हैं वो लोग अभी मौजूद हैं, सर फटे हैं वो लोग अभी मौजूद हैं, हाथ टूटे हैं जिनके वो लोग अभी मौजूद हैं। तुम्हारा क्या टूटा है भाई? तुम्हारे पास तो दौलत आई है। अब अगर आप, जिन लोगों को ये वाली तहरीक नहीं मालूम है 2010 की, 2000 से लेकर 2010 तक की, 2010 से लेकर 2019 तक की, 2019 से 2022 तक की, तो बराए करम मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग, इसलिए नहीं कि आप हमारी हिमायत कीजिए, इसलिए नहीं कि आप बहादुर की मुखालफत कीजिए, इसलिए कि आपको जानकारी होनी चाहिए, इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि आखिर इसमें सदाकत कितनी है, इस बात में सच्चाई कितनी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको और भी लंबी उम्र दे, वो लोग मौजूद हैं जो इन तहरीकों में पेश थे। तो ये जो सारे क्रेडिट आप ले रहे हो ना, इस सब क्रेडिट का मकसद सिर्फ आपको नर्सरी में दुकान चलाने के लिए है, और आवाम को वहाँ तक नहीं आने देना चाहिए। और इसका जीता जागता सबूत है कि आप लोग नर्सरी के अलावा किसी, आज नर्सरी देखिए आप, माशाल्लाह बाबा ऐसी चल रही है कि क्या मियारी नर्सरी है, किस नाम से चल रही है वो? राजधानी नर्सरी। किसकी है राजधानी नर्सरी? मैं आज तुम पर इल्ज़ाम लगाता हूं कि आज भी तुम वसीम के पार्टनर हो। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए कि नर्सरी राजधानी नर्सरी का मालिक कौन है। हालांकि ये बेवजह बातें हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम चंद दिनों के मेहमान हो। उसके बाद जो तुम्हारी कलैयां खुलनी शुरू होंगी और फाइलें तुम्हारा पीछा करेंगी, तो फाइलें पीछे पीछे होंगी और तुम आगे आगे होगे। ये सब चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं। देखिए, मामला क्या है कि मैं 2-3 बार जिक्र कर चुका हूँ। मैं अभी मेरी निगाह से 2-3 क्लिप गुजरी है, उसमें हमारे कोई मोमिन हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई नर्सरी बहादुर ने ही खाली कराई है करबला, और अंजुमन सही काम कर रही है। मुझे उनसे कोई इख्तलाफ भी नहीं, क्योंकि उनकी जानकारी है ही नहीं। उनको चाहिए कि वो मुझसे मिले, मैं उसका मुखालिफ हूँ, और मेरे मुखालिफों से भी मिले, तब जाकर सही जानकारी मैसर होती है।
खाली घर बैठकर और कैमरे के सामने बैठकर 2-4 सेकंड में 1-2 मिनट में बोल देना कि ये सही है और वो सही है, इससे कुछ नहीं होता है। आपको अभी ये भी नहीं पता कि आप देखिए, जैसे कि इसने अपने आप को लीगल काउंसलर बना दिया, लाइफ टाइम लीगल काउंसलर। अगर जैसे कि इसने अपने आप को इसमें लाइफ टाइम लीगल एडवाइजर बना दिया। क्या किसी औकाफ में, वक्फुल खैर में किसी भी शख्स को किसी भी मनसब पर लाइफ टाइम बनाया जा सकता है? नहीं। और जो लोग ये देखना चाहते हैं, जिनको ये पसंद है, मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो अपने मकान की रजिस्ट्री इसके नाम कर देना लाइफ टाइम। ये तो मौला का मकान है। आप लाइफ टाइम एडवाइजर की बात कर रहे हैं, ये तो दस्तूरे अंजुमन हैदरी, जिसकी ये तख्ती गले में डाले फिरता है, असली वाली अंजुमन की, उसके दस्तूर के मुताबिक ये अंजुमन का मेंबर भी नहीं हो सकता। यही तो एहतजाज था हमारा 2011 में। ये अंजुमन का मेंबर भी नहीं हो सकता। और इसने जितनी भी घपलेबाजियां की है ना, ये जो लोगों को अभी बता रहा है, इसका ये अभी तक कहता था वो जेल जाएंगे, अहमद पटेल साहब जेल जाएंगे, फलाने जिनके जेल जाएंगे। एक्चुअल में जेल ये जाएगा भाई, ये जाएगा सलाखों के पीछे। इसे हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देने वाला जेल जाता है या बचता है? हम तो सामने बैठे हैं, हम तो अंजुमन में थे ही नहीं, अंजुमन का हिस्सा ही नहीं है ना। अभी वो वक्त करीब है कि जब आपको इसकी तमाम इन चीजों की जानकारियां मिलेंगी कि इसने एक्चुअल में दरगाह के साथ क्या किया है। आज ये असल में आपको कानून में उलझाना चाहता है, ये आपका दिमाग डाइवर्ट करना चाहता है। जिन 3 मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, उन 3 मुद्दों पर यह बात करना ही नहीं चाहता। हमने मुत्तहिद बार अपनी कौम के सामने, अपने आलिम दीन के सामने, बुजुर्गान दीन के सामने, उलमाए कराम के सामने हमने मुत्तहिद बार ये रिक्वेस्ट की है, ये गुजारिश की है कि आप हमसे डिबेट करवा दीजिए ओपन। कभी उसका हमें रिप्लाई नहीं मिला है। हमने मुत्तहिद बार ये कहा है कि हमें आमने सामने बैठकर बात करवा दीजिए, उसका कभी हमें रिप्लाई नहीं मिला है। कभी कौम को उसका रिप्लाई नहीं मिला है। कभी इलेक्शन के बारे में रिप्लाई नहीं मिला, कभी राइट्स के बारे में रिप्लाई नहीं मिला, कभी अकाउंट्स के बारे में रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन जब नहीं मिला तो हमारे पास इसका वाहिद रास्ता था अदलिया। हमें अदलिया पर पूरा भरोसा भी है, पूरा भरोसा करते हैं, और अदलिया में हमें इंसाफ भी मिलेगा। और इसके घोटालों की देखिए जांच तो होगी। अभी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक जांच कमेटी तश्कील दी है जो इसके घोटालों पर रिपोर्ट पेश करेगी। जब वो रिपोर्ट दे देगी, फिर वो रिपोर्ट सीओ साहब के पास जाएगी, फिर वहां से वापस आएगी चेयरमैन साहब के पास, और वो फिर रिपोर्ट्स हमें दी जाएगी, क्योंकि इसका सवाल हमने किया है, डिमांड हमारी है। उस रिपोर्ट्स को लेकर हम अदालत से रुजू करेंगे। भाई हो सकता है आज हम झूठ बोल रहे हो, आज हम इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ये 1 साल में अगर इसने घोटाला किया है तो इसका मुंह काला हो जाएगा, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारा मुंह काला हो जाएगा। लेकिन फैसला तो आएगा। इसने 2017 में दस्तूर बदल दिया। लाइफ टाइम मेंबर्स, देखिए लाइफ टाइम मेंबर्स के बारे में आप खूब समझते हैं, ये इतना सादा जुमला है। लाइफ टाइम मेंबर्स के मायने ये होते हैं कि जिंदगी में एक बार किसी भी कमेटी की मेंबरशिप ले लिया आपने उन लाइफ टाइम मेंबर्स को जिनकी मेंबरशिप खत्म नहीं हो सकती, खत्म कर दिया, और तुम अपने आप को खुद जो मेंबर भी नहीं हो सकते लाइफ टाइम एडवाइजर बना दिया। यह है बुराई। जिस वक्त दरगाह में रह रहे किराएदारों का जिक्र आता है तो आपको लीज वक्फ एक्ट याद आने लगता है, दिल्ली वक्फ बोर्ड का दिल्ली वक्फ एक्ट 1995 याद आने लगता है, लीज रूल 2014 याद आने लगता है। वक्फ एक्ट के हिसाब से चलेंगे, हम बहुत ईमानदार हैं। और जिस वक्त सुपरसीड का मामला आता है तो आप बताते हो कि वक्फ को कोई हक ही हासिल नहीं है सुपरसीड करने का। तो कौम को भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या कह रहा है। देखिए अभी तक पिछले काफ़ी दिनों में ये वक्फ बोर्ड को कुछ मानता ही नहीं था। आज ये इसको इतना शऊर आया है कि ये वक्फ एक्ट की किताब लिए बैठा है अपनी क्लिप में। तो मेरे भाई अभी समझने की ज़रूरत है कौम को। एक्चुअल में अगर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखिए हम पत्थर नहीं मार रहे हैं,
हम इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं तो इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर ये झूठे इल्ज़ाम है। लेकिन अगरचे जो इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं वो सच हैं तो इसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और कल के वक्त चोर आज के मुहाफिज वक्त बन रहे हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये शेवर आए कि वो वक्त की जायदादें बेच रहे हैं जालसाजी के साथ। आप जाके पूछिए अब्दुल्लापुर में कि इनका क्या हश्र हुआ है। ये अब्दुल्लापुर से दिल्ली आए क्यों थे? इनको डीटीसी ने बुलाया था इनवाइट करके कि बस खड़ी हुई है, बस चला दो। मर्डर केस में भागे थे ये वहां से। आप जाके पूछिए अब्दुल्लापुर में। मुझे कहते हुए लाज और शर्म आ रही है कि इसके माँ बाप मुझसे बड़े हैं, उनके साथ क्या हश्र हुआ था अब्दुल्लापुर में। आज आप मुहाफिज वक्त बन रहे हो, असल में तुम वक्त चोर हो। हम तुम्हारे लफ्ज को दोहराना नहीं चाहते, वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, तुम वैल्यूएबल आदमी हो जाओगे। गद्दार इमाम हुसैन असल में तुम हो। एक्चुअल इसको तो ये भी नहीं पता। अभी ये कह रहा था अपने क्लिप में, मैंने सुना था कि जिस तरह इमाम हुसैन का माल खाया यजीद ने, इस इडियट को ये भी नहीं पता कि यजीद तो खुद बहुत अमीर था ना, वो काफिर, वो मनूस, वो यजीद खुद एक गाली है आज। अरे भाई, इमाम के पास माल उजर नहीं था। इमाम तो अपने नाना रसूल खुदा की नमाज बचा रहे थे, अपने नाने अल्लाह का दीन बचा रहे थे। वहां पैसे की लड़ाई थी, तुझे ये भी नहीं पता अभी। तू तो मरजाए कराम, उलमाए कराम, आफ्ताब शरीयत, मौलाना फलाना, मौलाना ये सब तू ना, ये अपने आप को सेव करने के लिए यूज करता है। जो आदमी अपने बाप की इज्जत ना करे वो उलमाए कराम की इज्जत करेगा। इस कौम में अभी वो लोग भी निकल कर आने वाले हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर तुझे बुरा कहेंगे। इसीलिए कहा है ना किसी शायर ने कि कौम को जरा बेदार तो हो जाने दो। अभी जरा कौम बेदार हो जाए, फिर इमाम हुसैन को पुकारेगी। यही हमारे साथ भी हो रहा है। और ये जो तुमने किला खड़ा किया ना रेते के ऊपर, ये बहुत जल्द तहस नहस होने वाला है। और जिसने भी माले इमाम खाया है ना, वो सरसब तो वैसे नहीं हुआ। मैं ये कोई बद्दुआ नहीं दे रहा, मैं चेतावनी दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी वक्त है, जैसे वो शहजाद समझा रहा था ना, अभी भी वक्त है। माले इमाम को लौटा और मौला से माफी मांग। हमें कहता है अबे तुम लोगों के ऊपर तो लिखे पड़े तुम वक्त चोर हो। अब्दुल्लापुर से दिल्ली तक अभी एक FIR और होने वाली है, वो भी बताएंगे हम तुम्हें। तुम ये कहते हो कि हमने हिसाब दिया, हमने जलसा आम रखा, लखनऊ से मोमिनीन कराम आए, वो भी देखने आए कि भाई हम देखते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ लखनऊ के मोमिन थे जो अंजुमन हैदरी का हिसाब देखने आए थे? नहीं। हालांकि मुझे लखनऊ के मोमिन से कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप 100 मरतबा दिल्ली आए, मेरे मेहमान बने, दरगाह के मेहमान बने, वेलकम है, खुश आमदेद है आपके लिए हमेशा। लेकिन ये आप लोगों का मिसयूज कर रहा है, ये लखनऊ नाम को यूज कर रहा है, ये लखनऊ के मोमिनों को यूज कर रहा है, क्योंकि ये इसका मिजाज है यूज एंड थ्रो का। देखिए, मैं अभी आपको ये एक ओपन बात कह के जा रहा हूं, जो आप बहुत दिन तक अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि सरफराज कोई सच बात कह के जा रहा था। ये हमेशा बात को डाइवर्ट करता है, ये घुमाता है। ये इससे बात करोगे आप खेत की, ये करेगा खलियान की। ये कभी सीधा जवाब नहीं देता, क्योंकि आप इसकी क्लिप उठाकर देख लीजिए। जो पत्रकार हजरात, जो भी चैनल वाले या यूट्यूब वाले हैं जो इससे सवाल करते हैं, ये हमेशा उससे हटके जवाब देता है, बाकायदा हटकर जवाब देता है। कायदे में कभी नहीं आता ये, इसको कुछ नहीं पता। और अब तो खैर हमें इससे शिकवे भी खत्म हो गए। अब हम इससे शिकवे भी नहीं करते जब से डिप्रेशन में गया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दरगाह शाह मर्दा की, ये लेके जा रहा है पंजा शरीफ की तरफ। हम बात कर रहे हैं दरगाह शाह मर्दा की, ये लेके जा रहा है कश्मीरी गेट के औकाफ की तरफ। अरे भाई, अगर कश्मीरी गेट के औकाफ से, वहां की अंजुमन से कोई तुझे शिकवा है तो उनसे जाके मीटिंग कर ले, वो बता देंगे तुझे। अगर तुझे पंजा शरीफ की अंजुमन से कोई दिक्कत है, उनसे जाके मीटिंग कर ले, वो बता देंगे, सफाई दे देंगे अपनी तुझे। और अगर वो सफाई ना दे सके तो उनके खिलाफ तहरीक छेड़ दियो, हम भी तेरे साथ होंगे।
इस तहरीक में उनको क्यों शामिल कर रहा है भाई? भाई अगर वहां के किसी आदमी ने छोटी करबला में फ्लैट बनाकर बेचने की साजिश रची है तो उसका नाम लेना भाई। शियातुस सफा के वो सदर है, मैं कह रहा हूं, मैं ओपन कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे बुजुर्ग हैं वो। अगर उन्होंने ये साजिश रची है तो उनको दरगाह से मिला, शियातुस सफा को क्यों बदनाम कर रहा है? अगर शाकिर भाई पे तो कोई इल्जाम लगा रहा है तो दरगाह का हवाला देकर इल्जाम लगाना, पंजा शरीफ का हवाला क्यों दे रहा है? और फिर भी ये तेरे और उनके जाती मामलात हैं। मैं तो उनके साथ खड़ा हूं इसलिए भी कि अगरचे उन पर इल्जाम तू लगा रहा है और तू सही साबित होता है तो मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन दरगाह से इस मामले का कोई मेलजोल नहीं है ना। दरगाह के मामलात अलग हैं, वो औकाफ अलग है, ये औकाफ अलग है। लेकिन तेरा मिजाज ही ऐसा है, तूने हमेशा किया ही ऐसा है, तूने कभी सीधा रास्ता इख्तियार ही नहीं किया। और जिसकी वजह आज कौम में जो कुछ इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं, इसकी बेसिक वजह तो खुद है। और मैं फिर एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुझे कि अभी भी वक्त है तेरे पास। मैं कंप्रोमाइज़ की दावत नहीं दे रहा हूँ, ये सब टाइम गुजर चुके। किसी को यजीदी कह देना, किसी पे 500 करोड़ का इल्ज़ाम लगा देना, किसी को गद्दार बता देना, किसी को औकाफ बेचने वाला बता देना, ये सब छोड़ मेरे भाई। एक्चुअल की तरफ आ कि तूने क्या किया है, कोई क्या कर रहा है इसको छोड़। तुम्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि तुम किसका इल्ज़ाम और किस पर और कब लगा रहे हो। अगरचे नर्सरी का केस अंजुमन हैदरी जीत गई थी तो मुझे यह बता कि उसमें एप्लीकेंट कौन था? बहादुर अब्बास था, सरफराज हुसैन था। जो आर्बिट्रेशन का पहला फैसला आया उसमें मुझे ये बात बताओ कि उस वक्त जब ये फैसला आया तो सेक्रेटरी कौन था? काजिम अंसारी साहब थे। उनसे सवाल करना भाई, हमसे क्यों सवाल कर रहा है? अगरचे अली काजिम, वैसे उनको आकर खुद अपने कैमरे के सामने सफाई देनी चाहिए। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि अली काजिम का इस्तीफा क्यों और किन हालात में लिया गया। इल्जाम तुम कुछ भी लगा दो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि वो 2013 का इस्तीफा या 2017 का इस्तीफा है। कुछ नहीं जानते। तुम्हारा काम क्या है? जो भी तुमसे सवाल करेगा वो गद्दार इमाम हुसैन हो जाएगा, जो भी तुमसे हिसाब मांगेगा वो यजीदी हो जाएगा, जो भी तुमसे ट्रांसपेरेंसी की बात करेगा वो यजीदी हो जाएगा। पूरी दरगाह पर काबिज रहना चाहते हो, वहां के लोगों को डरा के धमका के अपने मातहत रखना चाहते हो, और ये चंद दिनों का खेल तुम्हारा बाकी रह गया है। बहरहाल ये कानूनी दावपेच तुम्हारी तरफ से तो चलते ही रहेंगे, हमारी तरफ से तो ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है 5 जनवरी 2022 को। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं बहादुर, जितना भी तुमने माले इमाम गस्ब किया है, एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। तुम्हारी कोई भी ऐसी फाइल नहीं है जो अनकंप्लीट छोड़ दी जाएगी। तुम्हें जेल के पीछे जाना होगा, ये भी तय है। वो वक्त बहुत करीब है। और ये जो पूरे अंजुमन, नकली अंजुमन हैदरी के 20 ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव मेंबर है ना, ये लोग नहीं जानते, तुम जानते हो बहुत अच्छी तरह इन 20 में से अकेले, कि इसकी तुम्हें सज़ा भी मिलेगी, तुमसे रिकवरी भी की जाएगी, और ये माले इमाम सही जगह पर पहुंचाया भी जाएगा। और इसके लिए जितनी जल्दी अपने आप को प्रिपेयर कर लो, जितनी जल्दी अपने आप को इसके लिए तैयार कर लो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। माले इमाम तो कहीं भी छुपा के रखा हो, किसी भी शक्ल में रखा हो, सब का सब वापस लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये माले इमाम है। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम्हें तो खूब धमकियां वमकियां देनी आती हैं, हम तो मशवरे के तौर पर तुम्हें ये बात बता रहे हैं।